नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोगों ने कल जो है पाषाण काल देखा था अपने इतिहास वाले अध्याय में। आज जो है हम लोग आद्य इतिहास यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें ही जो हैं वो पीसीएस के एग्ज़ाम में या वनडे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ जो समझ में आई कि मैं आपको बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें जो हैं यहाँ पे दे दूँ, ताकि इतना दे दूँ कि जितना आपका पर्याप्त काम भी हो जाए पर्याप्त रूप से एग्ज़ाम में, और आपको बहुत ज़्यादा डूबना ना पड़े इसमें, क्योंकि अगर डूबना होगा तो बहुत ही वाइड है। हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत वाइड सिलेबस है। सिलेबस तो वाइड नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो उतना हमें पढ़ना नहीं है। और हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इधर से आता भी नहीं, वो जनरली शुरू होता है हमारा वैदिक पीरियड से। तो यहाँ जो चीज़ें पूर्व में पूछी गई हैं परीक्षा में, मैंने उन्हीं चीज़ों को उठाया है, ताकि जो है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपकी छूटे ना। और इतना कर लेने के बाद मुझे विश्वास है कि लगभग चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। और मान लीजिए 1-2 चीज़ें ऐसे ही रह भी जाती हैं तो उसका कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं 100% ही सारी चीज़ें होंगी। तो आइए जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो जो आद्य इतिहास है यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है हमारा। तो सबसे पहले आइए इसके विस्तार को देख लेते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा यानी उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जो इसका सबसे उत्तरवर्ती स्थल है वो है मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है, और जेपी जोशी नाम के पुरातत्वविद ने इसकी खोज की थी, और यह जम्मू कश्मीर राज्य में है मांडा। इतनी चीज़ें आप याद रखिए। नदी को अक्सर पूछता है और डायरेक्शन पूछता है कि किस दिशा में। अब उत्तर के बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है वो है दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, और यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी याद रखिए, क्योंकि कई बार ये हो सकता है चारों पूरा स्थल देखे और इससे संबंधित 4 नदियाँ देखे, मिलान में पूछ दे या क्रॉस मिलाने के लिए पूछ दे, या 4 को दे के उसमें एक गलत दे दे और ये पूछ दे कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब जो इसका पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी, वो है आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में, मेरठ ज़िले में, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद जो इसका सबसे पश्चिमी स्थल है वो है सुतका गेंडोर, और यह जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और यह दास्क नदी के किनारे है, और आर एल स्टाइन ने इसकी खोज की थी। तो ये तो हो गई इसके विस्तार की बात। अब जो है मैंने क्या किया है कि कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों को लिया है, और उन महत्वपूर्ण पुरास्थलों में जो महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं उन पुरास्थलों से संबंधित, जो कि अक्सर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं, मैंने उन फाइंडिंग्स को ही, यानी जो महत्वपूर्ण वस्तुएं या जो तथ्य संबंधित है उन स्थलों से, मैंने सीधे उसको उठाया है, और उन्हीं 8-10 पुरास्थलों की चर्चा मैं आपसे यहाँ करने वाला हूँ, क्योंकि वही सीधे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए उसको फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पुरास्थल है वो है हड़प्पा हम सभी जानते हैं कि रावी नदी के तट पर है और रावी के बाएं किनारे पर है। ये अभी सीधे पूछा गया है कि हड़प्पा जो है वो रावी के किस तट पे है, तो आप याद रखिएगा बाएं किनारे पे है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। तो सबसे पहला जो स्थल है हड़प्पा है, इसीलिए इस सभ्यता को कई बार हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, उन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को आप बहुत ध्यान से एक बार सुन लीजिए। एक बार आप सुन लेंगे और उसके बाद आप कोशिश करिए कि नोट डाउन कर लीजिए पूरा स्थल वाइज। जैसे मान लीजिए आप हड़प्पा लिख लीजिए, हड़प्पा से संबंधित फाइंडिंग्स, तो जो महत्वपूर्ण मैं फाइंडिंग्स बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए और 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से अनाज कूटने का 18 वृत्ताकार चबूतरा मिला हुआ है। 18 जो है वृत्ताकार अनाज कूटने के चबूतरों की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? हड़प्पा से। इसके बाद यहाँ से श्रमिकों का आवास मिला है। 6 की संख्या में श्रमिकों को रहने के लिए आवास, अगर आपसे पूछ दिया जाए कहाँ से मिला है तो वो आप बताएंगे हड़प्पा पुरास्थल से। फिर यहाँ जो मानव के अवशेष पाए गए हैं उसमें एक रोग का बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन किया गया है और वो है गठिया।
तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए गठिया रोग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो भी आप बताएंगे हड़प्पा से। इसके बाद यहाँ जो है एक समाधान में एक स्त्री के साथ बच्चे को दफनाया गया है, यानी उसके स्केलेटन मिले हैं। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रसव के दौरान उस स्त्री की मृत्यु हो गई थी और बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी, दोनों को एक साथ दफना दिया गया है। तो उसके साक्ष्य स्त्री के साथ बच्चे को दफनाने का साक्ष्य जो है वो हड़प्पा सभ्यता से। और अभी हाल में सब ऐसे तो मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे सूती वस्त्र का साक्ष्य है, लेकिन हड़प्पा से भी सूती कपड़े की प्राप्ति हुई। तो आप याद रखिए कि हड़प्पा भी सूती कपड़े के साक्ष्य के तौर पर है। और यहाँ से शंख पर बने बैल की प्राप्ति हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से शंख पर बने बैल की प्राप्ति होती है, तो वो हो जाएगा हड़प्पा से। अब इतना ही महत्वपूर्ण मुझे लगा ज़्यादातर, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं, जैसे हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में या जीआईसी के, ये पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सीधे सीधे करा दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। दूसरा पुरास्थल जो हमारा है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। हड़प्पा जो था वो रावी के बाएं तट पर स्थित था और मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इस पुरास्थल का उत्खनन कराया था। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देखते हैं। तो वस्त्र निर्माण की अभी बात मैंने की थी। सूती कपड़े का साक्ष्य जो है सबसे पहले हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। इसके बाद हमने देखा कि हड़प्पा में जो है वो गठिया रोग का साक्ष्य मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में जो है वो मलेरिया रोग का साक्ष्य मिलता है। यानी हमसे ये पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ से मलेरिया का साक्ष्य मिलता है, तो वो मोहनजोदड़ो होगा। फिर चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, यानी चांदी का जो सबसे पहला साक्ष्य मिल रहा है वो मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ से भी अन्नागार मिलता है मोहनजोदड़ो से। और अन्नागार के अलावा हम सभी जानते हैं कि महान स्नानागार जो आप देखते हैं उसका भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसके बाद जो डांसिंग गर्ल है, कमर पे अपने हाथ रख के आप देखते होंगे अक्सर हड़प्पा सभ्यता की अक्सर चित्रों में जो देखते हैं, तो वो कांस्य की नर्तकी जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। और सबसे प्राचीनतम वाटर प्रूफिंग का जो एविडेंस है यानी साक्ष्य है, वो भी आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है। अब हमारा तीसरा पुरास्थल है कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमान नगर ज़िले में स्थित है। पहले ये गंगानगर में था, अब हनुमान नगर में है। और यह सरस्वती यानी आज के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है और यहाँ से दो फसलें, एक साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य भी है। इसके बाद जो है यहाँ से लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? कालीबंगा से। फिर यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद यहाँ से शल्य चिकित्सा यानी एक जो मनुष्य है उसकी खोपड़ी में 6 जगह छेद किए गए, तो ऐसा माना जाता है कि ये सर्जरी का एविडेंस है। तो ये आपका कालीबंगा होगा। अब जो हमारा अगला पुरास्थल है वो है लोथल। लोथल जो है आपका वो गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है और 1954 में SR राव ने इस पुरास्थल की खोज की थी। अब यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देखते हैं। तो लोथल से डाकयार्ड मिलता है यानी गोदीबाड़ा, बहुत प्रसिद्ध है ये। उसके बाद यहाँ से फारस की सील यानी फारस की मुहरें, बेलनाकार मुहरें अगर पूछा जाए कि कहाँ से मिलती हैं तो वो लोथल से मिलती हैं। इसके बाद 3 युग्म समाधान यानी 3 लोगों को एक साथ दफनाने का जो साक्ष्य है वो भी हमें लोथल से देखने को मिलता है। अब लोथल से एक प्रमुख एविडेंस जो है वो है हाथी दांत का एक स्केल, तो कहाँ से? लोथल से पाया जाता है। फिर यहाँ पे 2 चक्की यानी आप अगर गांव में कभी देखे होंगे तो जो चक्की हम चलाते थे हाथ से, 2 चक्की के यानी गोलाकार पार्ट मिले हुए हैं पत्थर के। एक निचला हिस्सा होता है उसके ऊपर एक दूसरा हिस्सा जिसमें फंसा के जो है हम चक्की को चलाते हैं, तो वो दोनों पार्ट जो है चक्की का वो मिला है लोथल से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा गया है। अब इसके बाद जो अगला हमारा स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा भी जो है गुजरात प्रांत में ही पड़ता है और इसकी खोज जो है JP जोशी ने की थी। और इसका उत्खनन, ध्यान रखिएगा, खोज अगर पूछा जाए तो जगतपति जोशी पुरातत्वविद हैं और अगर उत्खनन पूछा जाए तो RS बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट, उत्खनन रविंद्र सिंह बिस्ट ने किया था। अब यह एकमात्र पुरास्थल है भारत में जो कर्क रेखा पर स्थित है।
आपको याद रखना है। ये सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा स्थल कर्क रेखा पर स्थित है, तो वो धौलावीरा हो जाएगा। फिर इसे लेक सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अंदर आप जब देखेंगे धौलावीरा में तो बहुत सारा जो है पानी स्टोर करने के लिए तालाब मिला है, तो इसलिए इसको लेक सिटी भी कहते हैं। और उसके बाद हम सभी जानते भी हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत सबसे यूनिक एग्जांपल जो है हड़प्पा सभ्यता में वाटर हार्वेस्टिंग का, वो जो है धौलावीरा से ही मिलता है। इसके बाद जो है यहाँ से खगोलीय प्रयोगशाला का भी साक्ष्य मिलता है, खगोलीय प्रयोगशाला का ध्यान रखिएगा। और सबसे प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, तो पत्थर को पॉलिश्ड करने का जो एविडेंस है वो भी आपका धौलावीरा से मिला है। इसके बाद धौलावीरा में एक साइन बोर्ड मिला है जिसपे 10 अक्षर, 8 से 10 अक्षर हैं, वो जो सिंधु लिपि में लिखे गए उसके साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। और यहाँ से एक स्टेडियम या मनोरंजन स्थल, जहाँ पे ऑडिटोरियम कह सकते हैं, उसके भी साक्ष्य है, वो धौलावीरा से है। याद रखिएगा, ये जो मैं बताता जा रहा हूँ, जो एक एक फैक्ट बोल रहा हूँ, सब एक एक क्वेश्चन है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन अगर वाइड हो भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमारा अगला पुरा स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है, और यह भारत में स्थित जो है अब तक का सबसे बड़ा पुरा स्थल अब माना जाता है। यानी एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा पुरा स्थल अगर भारत में पूछा जाए इस समय, तो वो जो है राखीगढ़ी ही है। और यह जो है सरस्वती नदी यानी वही घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से टी आकार की यज्ञ वेदी मिली है राखीगढ़ी से। उसके बाद लकड़ी का ताबूत मिला है, और मनका बनाने का कार्यशाला यानी फैक्ट्री मिली है। और राखीगढ़ी का उत्खनन हम सभी जानते हैं कि नहीं, अभी डेक्कन कॉलेज के जो वाइस चांसलर कह सकते हैं, डायरेक्टर बसंत सिंधे जी, उन्होंने इसका उत्खनन कराया था। और यहीं से जो है आर्यों वाली बात जो है जीन एडिटिंग का जो अभी विवाद आप देख रहे थे, वो राखीगढ़ी से ही है। उसके बाद जो हमारा अगला पुरा स्थल है वो है बनावली। बनावली भी हरियाणा में स्थित है, और यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। देखिए, इसको पूछा गया है रंगोई नदी को, अभी जीआईसी का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था, रंगोई नदी के किनारे स्थित। और इस पुरा स्थल का उत्खनन भी आर.एस. बिष्ट ने कराया है। अब यहाँ से जो है मिट्टी के बने हल प्राप्त होते हैं, यानी टेराकोटा का हल मिलता है, और इसे समृद्ध लोगों का शहर भी कहा जाता है। अगर यही पूछ दे कि किस हड़प्पीय पुरा स्थल को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा बनावली। यहाँ से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं, और ये अग्निकुंड के साक्ष्य जो है यहाँ घरों में मिले हुए हैं, ज़्यादातर घरों में देखने को मिलते हैं। और यहाँ से लकड़ी के पुल का भी साक्ष्य मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको आप, लकड़ी का पुल। फिर जो हमारा अगला पुरा स्थल है वो है सुरकोटड़ा। यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त होती हैं, और स्थायी सेना का साक्ष्य मिला हुआ है। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं सुरकोटड़ा की, इसको आप याद रखिएगा। फिर अगला पुरा स्थल जो है हमारा वो है रोपण। रोपण जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है, और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपण। और स्वतंत्रता के बाद उत्खनित पहला पुरा स्थल ये है हमारा रोपण। अगर यही प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि वह कौन सा पुरा स्थल था जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार जिसका उत्खनन किया गया था, तो वो हो जाएगा हमारा रोपण। इसके बाद यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। अभी हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि बुर्ज होम में भी आदमी जो व्यक्ति रहता है उसका मालिक ही रहा होगा, वो उसके साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, तो हम नवपाषाण काल में देखे थे बुर्ज होम में। और यहाँ जो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो रोपण में जो है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये आ गया तो हमारा दिमाग बुर्ज होम की तरफ भी जाएगा, तो इसको हमें याद रखना है। फिर हमारा जो एक अगला पुरा स्थल है ये बहुत प्रसिद्ध है, अभी हाल में ये प्रकाश में आया था, और इसका उत्खनन हुआ था सनौली। यह उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में है, और यह यमुना नदी के किनारे है, और डी.वी. शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ से 2 चीज़ें मुझे लगता है कि आपको याद रखनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। पहली कि विशालतम कब्रगाह, यानी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का या विशालतम कब्रगाह है। यहाँ से बहुत सारे कब्रगाहों का या शवाधानों का साक्ष्य मिलता है। और उसके बाद यहाँ से रथ की प्राप्ति होती है। अगर ये पूछ दिया जाए रथ को, तो रथ जो है सुनौली से आपको मिलता है। फिर जो हमारा ये देखिए 10 पुरा स्थल थे जिनको हमने कर ली। अब इसके बाद जो है कुछ प्रमुख पुरा स्थल हैं जो थोड़े कम चर्चित हैं,
वैसे जो आर्कियोलॉजी पढ़ता है उसको तो पता है, लेकिन और लोगों के लिए ये काफ़ी अनसुने से हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे पिछली बार मैं आपको बताऊं कि 2021 के पेपर में जो है इसी तरह का एक पूरा स्थल है मांडी, उसको पूछ दिया था और मेरा मांडी जो है वो गलत हो गया था, मैंने हरियाणा लगा दिया था। तो मेरे दिमाग में आया कि इस तरह के छोटे छोटे पुरास्थलों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर दूं कि वो किस राज्य में स्थित है, क्योंकि कई बार सीधे यही आपसे पूछा जा रहा है आजकल। तो उसको आप देख लीजिए, फिलहाल वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले हरियाणा में हम देखते हैं, एक पुरास्थल है सीसवल, याद रखना है आपको, सीसवल कहाँ है? हरियाणा में। दूसरा पुरास्थल है कुणाल या कुणाल, इसको याद रखिए, कुणाल कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। फिर अगला पुरास्थल है हमारा मीताथल, ये भी हरियाणा में है। और फिर एक पुरास्थल है बालू। तो अब आप याद रखेंगे कि सीसवल, कुणाल, मीताथल और बालू, ये सभी पुरास्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। यही आपसे पूछ दे, दो को दे के कि निम्न में से कौन दो पुरास्थल हरियाणा राज्य में स्थित हैं, 4 दे देगा तो आपको ये 2 याद रखने हैं। अब हम पंजाब के कुछ पुरास्थलों को देख लेते हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो पूछे जा सकते हैं। तो एक पुरास्थल है चक 86, ये एक एरिया होगा या गांव होगा मुझे लगता है। उसके बाद दूसरा पुरास्थल है बाड़ा, तीसरा पुरास्थल है संघोल, चौथा है कोटला निहंग खान और 5वां है गुरनी कला। तो ये 5 पुरास्थल आपको याद रखने हैं कि ये पंजाब में स्थित हैं, जिसमें आप देखिए संघोल और बाड़ा ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं, है ना, तो इनको आप ज़रूर याद रखिए। फिर उत्तर प्रदेश के कुछ पुरास्थलों को देखते हैं। तो बड़ा गांव या बड़गांव और हुलास, हुलास बहुत प्रसिद्ध है, बड़गांव भी प्रसिद्ध है। यह दोनों पुरास्थल उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िले में स्थित है। इसलिए मैं यहाँ ज़िलों की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि यूपी के स्पेशल में हो सकता है ज़िलों को भी पूछ दे। तो आप याद रखिए कि बड़गांव और हुलास सहारनपुर में स्थित है। अब देखिए, अभी मैंने मांडी की आपसे चर्चा की थी, तो मांडी जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के, सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण के सिक्के मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के मिले हैं। इसलिए ऐसा अनुमान किया जाता है विद्वानों का कि यह जो है टकसाल रहा होगा मांडी। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मांडी किस नेचर का पुरास्थल था, तो आपको याद रखना होगा कि टकसाल था। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं गुजरात में। तो गुजरात में भी कुछ प्रसिद्ध पुरास्थल हैं, उनको आप देख लीजिए। तो इसमें पहला पुरास्थल है रंगपुर, दूसरा है रोजदी, तीसरा है बाबरकोट, चौथा है पादरी, 5वां है देसलपुर, छठा है कुंतासी और 7वां है भगतराव। तो ये सारे पुरास्थल जो है गुजरात के प्रसिद्ध हैं, आप इनको याद रखिए। तो मुझे लगता है कि जो बहुत ही ज़रूरी था सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ, वैसे तो बहुत वास्ट है, अगर सच बताऊं ईमानदारी से, अगर इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करना हो तो इस पर 3-4 वीडियो बन जाएगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि अनावश्यक भी हो जाएगा। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने लगभग आपको यहाँ पे करा दी हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता से शुरू करेंगे। और आप एक चीज़ समझिए कि जो आजकल मैं ट्रेंड देख रहा हूँ यूपी PCS का, वो जनरली आप देखिए कि क्वेश्चन जो है हमारे वो वैदिक पीरियड से ही शुरू हो रहा है। बाकी मान लीजिए कभी कभार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ये भी ज़रूरी था। और ये आपका हो गया। अब अगली क्लास जो है हम लोग वैदिक पीरियड से शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। हाँ, एक ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो लोग चैनल पे मेरे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका ये लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे लिए पेट्रोल और डीजल के समान है। जैसे मुझे ऊर्जा मिल जाती है और मैं खुश हो जाता हूँ कि चलिए कम से कम कुछ लोगों के लिए मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ या लोगों को फ़ायदा होगा। और जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो और बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा, इससे और लोगों का भला होगा और सबका भला होगा। इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपना प्यार मेरे साथ बांट रहे हैं, आप मुझे सम्मान दे रहे हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।